नमस्कार दोस्तों, शिक्षक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये वीडियो सीटेट 2026 को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, जिसमें हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसको कि फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे विथ आर्टिकल्स। आर्टिकल को ध्यान में रख के हम अपने फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में हम फंडामेंटल राइट्स को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, वो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 12 से शुरू होके 35 तक जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहला हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है, जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको लिया कहाँ से है? तो बोरोड फ्रॉम यूएसए। हमने इसको कहाँ के संविधान से लिया है? यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसको हमने बोरो किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आर्टिकल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 12 से 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। भाग 3 पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 टू 35 में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। अच्छा, ये अवेलेबल है हमारे कंट्री के सिटीजन्स के लिए, प्लस कोई अगर आउट ऑफ कंट्री का भी पर्सन है तो उसके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे सम राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स वाइल सम आर ओनली फॉर सिटीजन्स। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स केवल भारतीयों के लिए है, जैसे मान लीजिए नौकरी में जो सहभागिता है, जो पार्टिसिपेशन है, वो सबका इक्वल रहेगा। इसके बाद अब ये केवल भारतीयों के लिए है, इसको आप कोई फॉरेन से आके ये नहीं कह सकता कि हमें भी यहाँ पार्टिसिपेशन चाहिए। लेकिन राइट टू लाइफ यहाँ के लोगों के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कहना चाह रहा है। जैसे राइट टू वोट केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए राइट टू वोट का प्रावधान नहीं किया गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चौथा पॉइंट इसमें है नॉट एब्सोल्यूट राइट, कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है कि हर समय ये मान्य नहीं होगा, कुछ कंडीशन ऐसी बनेंगी जिसमें कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल को भी कहा जा सकता है, स्टेट को भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बात पूरे कंट्री की आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट नहीं है, इसको कुछ सोच समझ के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कंट्री पर इमरजेंसी है, उस कंडीशन में कुछ आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। आई होप कि समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट नहीं है। अगला है उसी से मिलता जुलता, कैन बी सस्पेंडेड, कि कुछ समय के लिए इसको प्रतिबंधित या निलंबित किया जा सकता है। यहाँ यही बात लिखा है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुछ मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं। यही मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट नहीं है और कभी भी इसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक आर्टिकल से समझने का प्रयास करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक और भाग तीसरे में दिया हुआ है। कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक बार पहले ऐसे देख लेते हैं। अभी इस समय में हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, जो कि शुरुआती दिनों में 7 हुआ करते थे। इसमें एक और जुड़ा था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि अमेंड करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। पहले ये आर्टिकल 31 में था, 31 में था, जिसको बाद में हमने इसको 300A में कन्वर्ट करके डाल दिया। तो जो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। दूसरा हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और जो हमारा पांचवा और छठा और अंतिम जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो ये लास्ट वाला आपको फंडामेंटल राइट हमारा दिख रहा है, ये इन पांचों के लिए बेस है। अर्थात ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यही रीज़न है कि ऊपर वाले भी सुरक्षित है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से शुरू होके आर्टिकल 18 तक जाता है। क्या है इसमें?
आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने कोई कितना भी वीआईपी व्यक्ति हो, वो क्या रहेगा, समान रहेगा। कानून सबके लिए बराबर है और कानून के समक्ष सब बराबर है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 14। आई होप कि समझ में आया होगा। आर्टिकल 15 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका एक बहुत ही अहम आर्टिकल है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि कुछ चीज़ों के बिहाफ पर आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कास्ट, रिलीजन, सेक्स, बर्थ प्लेस, कि आप इन सब चीज़ों को आधार मान के कभी भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जातिगत भेदभाव, वंशानुक्रम आपका क्या है इससे रिलेटेड, जन्म स्थान आपका क्या है, लिंग क्या है, इसके आधार पर कभी भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 15। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 16 पे, जो कि है हमारा सरकारी रोजगार में समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई भी नौकरी आती है तो उसमें महिला पुरुष जो भी कास्ट वाइज हमारा डिवीज़न है, उसमें जो भी सबको अवसर मिलेगा वो समान मिलेगा, किसी भी तरीके से किसी भी ग्रुप्स के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 16। फिर आते हैं आर्टिकल 17, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत हमारे समाज में था पहले, उसको ख़त्म करने की बात करता है हमारा आर्टिकल 17। आई होप कि 17 तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 18, जो कि कहता है टाइटल्स को अबोल्यूशन करना। टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे पहले के समय में लोग अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, महाराजा धीराज, ये सब टाइटल्स यूज़ करते थे। आज के समय में दो चीज़ों को छोड़कर, एक आर्मी और एक एजुकेशन, आर्मी और एजुकेशन को छोड़कर आप किसी भी चीज़ में टाइटल अपना नहीं लगा सकते हैं। आर्मी में लगाते हैं ब्रिगेडियर, जनरल, और इसके बाद एजुकेशन में कोई डॉक्टर, इंजीनियर एटसेट्रा, तो केवल यहाँ पे आप टाइटल्स लगा सकते हैं, और बाकी जितने भी हमारे चीज़ें हैं उसमें आप टाइटल्स को नहीं लगा सकते। तो टाइटल पूरी तरह से क्या है, बैन है, ये कहता है आर्टिकल 18। आई होप कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध है इसमें। 16 में क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में जो समान अवसर प्राप्त होगा। छुआछूत का अंत है आर्टिकल 17 में, और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है ये पॉइंट। अगला हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, ये इक्वालिटी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किसी भी कास्ट में हो, सबको जो है वो बराबर का मौका मिलना चाहिए, ये कहता है 14 to 18। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पर, जो कि है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से शुरू होके कहाँ तक जाता है, 22 तक जाता है। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। इसमें तो आपको 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं। आर्टिकल 19 में आपको टोटल 6 फ्रीडम दी गई हैं, जैसे स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब आप कहीं भी कोई कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कुछ भी बोलने का मतलब आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की भी कुछ डिग्निटी है, तो उसको ध्यान में रख के ही आपको अपनी स्पीच को ध्यान में रखना है। राइट टू स्पीच है, राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू आप कह सकते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता आपके पास है। ऐसे करके आपके पास 6, कहीं भी बसने का, कहीं भी अपने देश में भ्रमण करने का, ये सारा जो है वो जो फ्रीडम्स है वो आर्टिकल कहाँ दी गए हैं, 19 में, आर्टिकल 19 में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो आर्टिकल 20 है उसमें अपराधों में दोषी सिद्ध से संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जैसे आपने कोई गलती की है, आपका गुनाह साबित हो गया है, उस लिहाज से भी आपको कुछ जो है वो संरक्षण प्रोवाइड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक गलती की एक सज़ा होती है, आपने अगर कोई एक क्राइम किया है तो उसकी आपको एक ही सज़ा मिलेगी, न कि 2-3 सज़ा मिल जाएगी। दूसरा, एक दो चीज़ और इसमें है, जैसे कि आपने आज के डेट में कोई अगर गलती की है और आज के डेट में उस गलती की सज़ा है 1 साल आपको जेल में रहना है, लेकिन कल
ये सज़ा जो है वो बढ़ के 5 साल हो गई। तो अगर आज आपने गलती की है तो आपको सज़ा आज के ही आधार पे मिलेगी। कल अगर उसमें कुछ चेंज हो जाता है तो उस आधार पे आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ये कहता है आर्टिकल 20। आई होप समझ में होगा 20 तक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आप क्या देखेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू लाइफ हमें यहीं से देखने मिलता है। व्यक्तिगत कुछ स्वतंत्रताएं, राइट टू प्राइवेसी जैसी चीज़ें हमें आर्टिकल 21 से देखने मिलती हैं। आर्टिकल 21 एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले DPSP हुआ करता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 21 के ए में इसको ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट में, जिसमें राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं 6 से 14 साल तक, उनको फ्री एजुकेशन का राइट है और ये इनका फंडामेंटल राइट है। पहले ये DPSP हुआ करता था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन, गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। जैसे अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आपके पास कौन कौन से अधिकार होंगे? जैसे आप सर्च वारंट मांग सकते हैं, आपको अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है, आप अपने वकील को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप अपने फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 21 में। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपके साथ कुछ शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन को हिंदी में कहते हैं शोषण, तो इसके लिए भी आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। जैसे इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। सबसे पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। 2 चीज़ें हैं। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पहले के समय में मानव का खरीद और बेच होता था, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच देता था, कोई तीसरा उसको खरीद लेता था, तो उसको पूरी तरह से जो है वो रोक लगाया गया है। और बेगार का अर्थ ज़बरदस्ती काम करवाना। जैसे आपने कुछ जगहों सुना होगा, पहले रेडियो वगैरह पर ये प्रोग्राम्स आते थे कि बधुआ मजदूर, तो ज़बरदस्ती काम कराना, टाइम पे पेमेंट न देना, लाइफ स्टैंडर्ड उनका जो है बहुत पुअर रखना, ये सारी चीज़ें आती थी फोर्स लेबर में। तो उसको पूरी तरह से क्या किया गया? बैन किया गया। और बाल श्रम को, कि 14 साल या उससे कम के अगर कोई बच्चा है तो आप उससे कोई भी काम, कोई भी इन द सेंस कि ऐसा कोई काम जो थोड़ा खतरनाक हो, वो आप नहीं करवा सकते, क्योंकि 6 to 14 ईयर बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। फ्री एजुकेशन है तो आप शिक्षा दीजिए उन्हें, और उन्हें ऐसे कामों से जो है वो बचाना होता है। ये कहता है आर्टिकल 14, और ये हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आगे चलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित ये हमारा अनुच्छेद है, जो कि आर्टिकल 25 से लेके जाता है 28 तक। सबसे पहले अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, धर्म से रिलेटेड और आपकी अंतरात्मा से रिलेटेड, मतलब आपका जो भी धर्म आपको अच्छा लगता है आप उसको अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप लालच के वजह से या किसी डर भय की वजह से आप किसी को न तो अपना धर्म अपनवा सकते हैं और न किसी दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। दूसरा, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप कोई भी, अगर जैसे आप हिंदू धर्म को मान रहे हैं, मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को मान रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी, जैसे आप टोपी लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, क्रॉस पहन सकते हैं, पगड़ी लगा सकते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। ये देता है हमें आज़ादी आर्टिकल 26। आई होप कि 2 आर्टिकल समझ में आएगा। 25 कहता है कोई भी धर्म को माना जा सकता है। 26 कहता है कि आप धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, मतलब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, जो भी आपके धर्म में चीज़ें बताई गई हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? 27 आपका कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ रिलीजन, धर्म के लिए कर से मुक्त। जैसे जो भी मंदिर या जो भी मस्जिद होते हैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मैंने भी सुना है कि कुछ धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जो कि टैक्स देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो धार्मिक संस्थान हैं, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये है, ये जो है वो किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देते हैं और टैक्स से इनको मुक्ति है। ये कहता है आर्टिकल 17। अगला है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूट। जैसे आप किसी भी
शिक्षा किसी भी संस्था में अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपको धार्मिक चीज़ों में इंक्लूड होना है कि नहीं होना है, ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। मतलब फोर्सफुली फोर्सफुली आपको कोई भी किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन नहीं करवा सकता। जैसे आपके स्कूल में कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो कि आपके धर्म के ये कह सकते हैं कि विरोध में है, तो ज़रूर आप बिल्कुल, आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता कि आप उसको अपनाएँगे ही अपनाएँगे। आपका मन करेगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपका मन नहीं करेगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बात कहता है आर्टिकल 28। ठीक है? अगला हमारा जो आर्टिकल है, हमारा फंडामेंटल राइट है वो 5th है। ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। माइनॉरिटीज़ अर्थात अल्पसंख्यक, जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, उनके लिए ये आर्टिकल स्पेशली बनाया गया है, जिसमें कहा गया है, ये इसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट्स। आपके जो भी लिपि हैं, जो भी धार्मिक आपका शास्त्र है, जो आपकी भाषा है, जो संस्कृति है, उसकी आप क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। यही रीज़न है कि आज हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है वो भी अच्छे से रहती है, क्योंकि उनकी आप देखेंगे ना कि जैसे कि चर्च के स्कूल चलते हैं, मदरसा चलता है, तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है और इनको अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। और ये अधिकार किसने दिया है? आर्टिकल 29 ने। अब जो आर्टिकल 30 है, इसमें क्या है देखते हैं। राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस, यही जो मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन स्कूल चलते हैं, मदरसा चलता है, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है, इनको अपने संस्थान जो है वो स्थापित करने का अधिकार है। अपना इंस्टीट्यूशन ये ओपन कर सकते हैं, ये अधिकार देता है आर्टिकल 30। आगे देखते हैं। ये आपको हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट और लास्ट और सबसे पावरफुल हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32। अच्छा, आपने सोचा होगा कि एक आर्टिकल मिस हो गया, 31। तो 31 जो आर्टिकल है ये हमें बताता है कि जो मैंने आपको बताया राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट था, जिसको हटा के कहाँ डाल दिया गया है, 300A में डाल दिया गया है। आई होप कि क्लियर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं, अगर उन आर्टिकल्स जो उन फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके का वायलेशन हो रहा है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कहता है आपका आर्टिकल 32। आपका कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से अगर वायलेट हो रहा है तो सीधे आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आगे चल के 5 टाइप की रिट जारी करती है, जिसमें कि जो भी आपका समस्या होगा उसका वो समाधान करेगी। तो आर्टिकल 32 गारंटी देता है कि ऊपर जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे स्टेट को पूरा करना ही होगा, किसी भी तरीके से उसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो लास्ट में 33 से लेकर 35 तक है, ये कुछ ऐसी चीज़ों को बताती है, जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि अगर कहीं आर्म फोर्स लगी हुई है तो वहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो बैन कर दिए जाएंगे। कहीं मिलिट्री अगर लगी हुई है, उस कंडीशन में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। आर्टिकल 33 35 में यहाँ लिखा है संसद की शक्तियाँ। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जो ये लास्ट पॉइंट होगा उसमें ये है कि जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, हमारे संविधान की आत्मा कहा है। किसने? भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 2 आर्टिकल्स मैंने आपको, हालांकि इसमें वो इंक्लूड नहीं है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, इसके बारे में कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आर्टिकल 12 है वो ये कहता है कि स्टेट की परिभाषा देता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अगर कोई एरिया है, उसकी एक फिक्स बाउंड्री है, वो सॉरेन है। सॉरेन का अर्थ क्या होता है कि अगर वो पूरी तरह से अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उसके अंदर हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 13 कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कोई भी रूल
बनता है हमारे पार्लियामेंट में, तो वो रूल क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब वो रूल तुरंत क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर कोई भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ पास होती है जो हमारे फंडामेंटल राइट के क्या है, अगेंस्ट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट होगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद ये भी कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट आपका जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होना चाहिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।